ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक बात और कहते हैं कि मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत और तुम्हारी माँ ने जने सब बामण ही बामण। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तुम्हारी माँ की और मेरी माँ की प्रजनन प्रक्रिया और जन्म देने की प्रक्रिया बिल्कुल बराबर एक जैसी है। यदि तुम 9 माह में ना पैदा होकर 10 माह में होते तो मैं मान लेता कि तुम मुझसे बड़े हो, या तुम जन्म पेट में से ही 1 माह मुझसे बड़े होकर आए हो। लेकिन तुम्हारी माँ की प्रक्रिया भी 9 माह की और मेरी भी 9 माह की है, तो तुम बड़े और मैं नीच कैसे हो गया? इसका मतलब तुमने सिस्टम जन्म होने के बाद बनाया, और इस सिस्टम को मैं ठोकर मारता हूँ, लात मारता हूँ, और इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जातिवाद को दफन होना ही पड़ेगा। इस भारत के अंदर अगर आपकी जाति ऊंची है तो आप नीचे स्तर का भी लिखकर ऊंचे स्तर का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी योग्यता बहुत ऊंची है और ऊंचे स्तर का आप लिखते हैं तो आप नीचे स्तर का भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते उनकी नज़र में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा लेखक कौन रहा होगा? उन्होंने हर क्षेत्र में लिखा, इकोनॉमी पे लिखा, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर लिखा, राजनीति पर लिखा और धर्म पर लिखा। ऐसा कोई सब्जेक्ट था जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, लेकिन वो भी जातीय शिकार हो गए। उनके लेखन को आज हम जैसे लोग निकाल कर ला रहे हैं, वरना आप बताइए कौन से स्कूलों में उनका लेखन पढ़ाया गया? कौन से दलित साहित्यकार का लेखन या उनकी कोटेशन साहित्य में शामिल करी जाती हो? नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इनकी सच्चाई अगर आ गई तो उनके जो पहाड़ हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, हिमालय हैं, पर्वत हैं, नदी हैं, नहलें हैं या हिरनी हैं, जिस पर वो लिखते हैं अपनी मस्ती में, तो वो चीज़ें फिर लोग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लोगों को तो फिर इश्यूज पर बात करनी पड़ेगी ना। लोग फिर उस सच्चाई को भी जान जाएंगे और अच्छे और बुरे की पहचान भी कर लेंगे। जब तक अच्छा नहीं आता है मार्केट में, तब तो बुरे को ही लोग एक्सेप्ट करते रहते हैं। तो यही हाल है साहित्यिक जगत में भी कि अगर अच्छे लोग आ गए तो बुरे लोगों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उस जमाने में कलम उठाई जब लोग सिर्फ झाड़ू उठाते थे, उस समाज के लोग। ये उन्होंने संदेश दिया कि झाड़ू से हमारा कल्याण नहीं होगा, झाड़ू से हमारा परिवर्तन नहीं होगा, झाड़ू से हमारी जो सदियों का जो सड़ांध मारता हुआ बदबूदार जो जातिवादी सिस्टम है, जिसके खिलाफ हम रोते गिड़गिड़ाते हैं, वो यूं ही खत्म नहीं होगा। उसके खिलाफ हमें हमारी कलम मजबूत करनी पड़ेगी। हमारी झाड़ू चाहे ताकतवर हो ना हो, लेकिन हमारी कलम ताकतवर हो। उसमें स्याही डालो और उस स्याही से अपना भविष्य लिखो, अपना वर्तमान लिखो, और जो पूर्वजों ने सहा है उस दर्द को भी उकेरो। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो कलम चलाई, वो इस वाल्मीकि समाज के लिए भी एक संदेश दिया। और वाल्मीकि समाज को ये बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि उनका कोई पूजनीय है, इष्ट है या माननीय कोई व्यक्ति है उनके समाज में, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोगों को माने, उनको अपना आदर्श माने, उनकी बात माने। और ये लोगों की पूजा करने से केवल काम नहीं चलेगा। जो उन्होंने किया है, आपको वैसे अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, प्रोफेसर बनाना होगा, IAS बनाना होगा, PCS, बिजनेस पर्सन बनाना होगा। लेकिन ये झाड़ू जो लड़ाई जब तक लड़ते रहोगे, तुम्हें झाड़ू ही तुम्हारे नसीब में लिखी रहेगी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस समाज में जन्मे, ये उनकी योग्यता पर केवल जाति की वजह से रोक लगा दी गई। उनको पढ़ने से आज भी देखिए पूरे विश्वविद्यालयों में या साहित्य का आप कोई भी वो छानेंगे तो आपको ऐसे ब्राह्मणिज्म साहित्य पढ़ाए जाएंगे जिसमें फूल है, पंक्तियां हैं, जवानी है, दीवानी है, आंखें कजरा रही हैं, हिरन की मस्ती है। मतलब ये चीज़ें उनके लिए विश्व स्तरीय अवार्ड ले आती हैं। और इनका सच्चा दर्द भी जो है किसी साहित्य में अवार्ड नहीं देता। क्यों नहीं देता? जातिवाद का शिकार हो जाते हैं लोग, फिर कहते हैं जातिवादी लेखक हैं ये। तो नहीं, हमारा दर्द जो है, अगर आपकी नज़र में जातिवाद है तो फिर आप जातिवाद करना छोड़िए ना। अगर जातिवाद बताना इतना घिनौना लगता है आपको, तो जातिवाद सोचिए सहना कितना घिनौना होगा। जब जातिवाद लिखना इतना दुखदाई है आपके लिए, पढ़ना इतना दुखदाई है, तो उन लोगों से पूछिए ना, उनके लिए झेलना कितना दुखदाई रहता है। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपना लेखन शुरू किया तो पहले तो ये स्वीकार नहीं किया कि एक दलित कलम चला सकता है, क्योंकि दलित के हाथ में या वाल्मीकि जिस जाति को कहा जाता है उसके हाथ में तो हमेशा से उनको आदत रही है कि जाकर झाड़ू लगा, सफाई कर, गटर में उतर, गंदगी उठा, हमारा मैला ढो। अरे तुम क्या करोगे पढ़ लिख कर? अगर तुम पढ़ जाओगे तो हमारी झाड़ू पोछा कौन करेगा? तो ऐसी सोच वाले समाज में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ने के बाद उन्होंने कलम चलाई, और कलम भी ऐसी चलाई कि उस सच्चाई को जड़ से उठा करके पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। जानते भारतीय समाज में सब है कि वाल्मीकि समाज का जीवन कितना कठिन होता है, कितना कठोर होता है। अभी आपने देखा होगा गुठली फिल्म है, उसमें किस तरह से दिखाया गया कि कैसे गटर में लोग मर जाते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हम पूरे देशवासी आज नमन करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, कि उन्होंने दलित साहित्य का एक बहुत बड़ा जो सच था वो दुनिया के सामने ला करके अपनी जूठन आत्मकथा के माध्यम से हम सबके बीच में ला कर रखा। जब जब उनको पढ़ा जाएगा तब तब इस समाज की सच्चाई सामने आएगी। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी साहित्य जगत के एक चमकते हुए सितारे हैं जो पूरे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित होने चाहिए थे, लेकिन
जाति जो होती है कभी जाति नहीं है इस भारत के अंदर, वही उनके साथ हुआ और उनको सिर्फ दलित साहित्य तक समेट कर रख दिया। जबकि साहित्य में जितना ओम प्रकाश वाल्मीकि की लेखनी और उनका वेदना, उनका दर्द और भारतीय समाज की सच्चाई है, इतनी शायद ही किसी अपर कास्ट के लेखनी में या आत्मकथा में होगी। क्योंकि दलितों को आत्मकथाएं बनाने में कोई कॉपी या फिर कोई दिखावा या फिर बहुत अच्छा उसको मेकअप करना नहीं पड़ता। उन्हें तो अपना दर्द लिख दो तो ही हाहाकार मच जाता है इस, और फिर उनके दर्द को तिनका भर माना जाता है, उस दर्द को भी दर्द ना कह करके दबाने की कोशिश की जाती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ भी यही हुआ। लेकिन जो दलित साहित्यकार हुए हैं या लेखक हुए हैं, वो अपना दर्द अपना लिखते हैं किताबों में, उनको इतनी पब्लिसिटी क्यों नहीं मिल पाती जितना वो दर्द सहन करते हैं देश और दुनिया में? देखिए, इसके पीछे कारण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी खुद अपनी एक कविता में लिखते हैं कि मेरा दर्द तुम्हारे लिए तिनके बराबर है और तुम्हारा दर्द पहाड़ बराबर है। तो तुम और मैं एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने मेरे पहाड़ जैसे दर्द को भी सुई बराबर या तिनके बराबर मान करके हमेशा दरकिनार करा है, उस पर चर्चा नहीं की, उस पर बात नहीं की है। मैं तुम्हारी चर्चाओं में शामिल होने लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लेखन में लिखने के लायक नहीं हूँ। और फिर तुम कहते हो कि तुम ऊँचे हो। ऊंचा कोई भी व्यक्ति किसी को दबा कर नहीं हो सकता, उनको बराबर उठाकर हो सकता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों या दलित साहित्य में जितने भी लेखक रहे हों, कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव के शिकार हुए हैं। और उनको ये सब क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि भारत का जो कास्टिज्म सिस्टम है वो जन्म के आधार पर है। क्योंकि किसी वाल्मीकि के घर में अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे को नहीं पता कि उसके बाप की क्या जाती है, लेकिन समाज को पता है कि वाल्मीकि के घर में पैदा हुआ है तो ये क्या है, ये जो है वाल्मीकि होगा। और कोई क्षत्रिय के घर पैदा हो गया तो बच्चे को नहीं पता कि मैं किसी क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ। ब्राह्मण के घर पर जन्मे बच्चों को नहीं पता होता कि मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ। वो तो हम बाद में बताते हैं ना कि बेटा तुम्हारी जाति ब्राह्मण है, तुम्हें लोगों के साथ ऐसे बैठना उठना है, तुम्हें कितने लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करना है, किसके साथ तुम्हें खाना पीना जारी रखना और किसके साथ तुम्हें दूरी बनाकर रखनी है या उनको अनटचेबिलिटी फील करनी है। तो ये सब क्या है, हमें हमारे सिस्टम में हम बच्चों को सिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में जैसे जय भीम है, गुटली है और कई फिल्में ऐसी हैं जिनको पहले ही सेंसर बोर्ड जो है इतनी सारी चीज़ें जिससे लोग ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं, जिन डायलॉग पर या जिन बातों पर समाज में ज़्यादा असर जा सकता है, उनको सेंसर बोर्ड पहले ही कटवा देता है। और अगर वो कुछ काट फीट के थोड़ी बहुत बचती हैं और वो जब समाज में आती हैं तो टेलर के माध्यम से जातिवादी लोगों का बहिष्कार और शिकार हो जाती हैं। उनको फ्लॉप कराने के लिए वो पूरा जोर लगाते हैं ताकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मनोबल टूट जाए कि ऐसी फिल्में बना करके कोई मार्केट में खरीदता नहीं है, इनको बेच करके कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस है, वो एक प्रॉफिट का सौदा है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो वो ऐसी फिल्में नहीं बेचते, नहीं बनाते, तो इसलिए वो ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ते हैं। पर एक चीज़ आज देखने के लिए मिल रही है कि अब लोगों को मजबूरी बन गई है, क्योंकि अब समाज का टेस्ट बन गया है। जो ज़्यादा देखने वाले श्रोता हैं या सुनने वाले हैं या ऑडियंस है, वो अब संविधान की वैल्यू करने लगे, संविधान के बारे में जानकारी होने लगी है। तो अब फिल्मों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं या तो संविधान का जिक्र होगा एक आधिक लाइन फिल्मों में, या बाबा साहेब की आपको तस्वीर दिखाई देगी, या फिर कास्टिज्म पर कोई ना कोई एक डायलॉग होगा। अब तो आप ये देखिए कि फिल्म जगत, जो फिल्म मार्केट है, फिल्म मार्केट ऐसा हो गया, वो ये चीज़ समझ गए कि आप जय भीम का नारा लगा दो तो फिल्म चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ की ऑडियंस अब ज़्यादा होती जा रही है। इस चीज़ की ऑडियंस केवल भारतवर्ष में ही नहीं है, आप बंदर पे बनाएंगे, किसी हनुमान पे बनाएंगे, भगवान पे बनाएंगे, तो वो क्या चलेगी, वो सिर्फ यहाँ तक चलेगी जो हिंदी भाषी राज्य हैं। लेकिन अगर आप संविधान पे बनाएंगे, जय भीम पर बनाएंगे या फिर कास्टिज्म पर बनाएंगे तो पूरे विश्व भर में चलेगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में भारत का जातिवाद कैसा दिखता है, उसका स्वरूप कैसा है। ऐसा देखने के लिए विदेश से भी बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहे। उनकी किताबों पर भी बैन लगाया गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पर भी बैन लगाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरी किताब पर लगा सकते हैं, मेरी किताब को आप रोक सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन समाज की जातीय का बहिष्कार आप कैसे करेंगे? जब ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी जूठन लिखते हैं तो एक प्रकरण में, एक जगह पर वो जिक्र करते हैं कि मेरी माँ मल मूत्र उठाकर ढोकर जब आती थी तो वो बड़े घरों के दरवाजे पर बैठ जाती थी, या किसी के घर शादी होती थी तो जो चावल बनता था, चावल का मांड नाली में बहाया जाता था, और नाली में बहाया गया मांड हम बड़े स्वाद लेकर, चटकारे लेकर खाते थे, पीते थे, क्योंकि वो हमारे लिए किसी उत्सव से, त्योहार से या फिर किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होता था।
और जब वो जूठन फेंकते थे तो उस समय हम जो है इंतज़ार करते थे कि कितनी देर में देंगे, कब ये सारे लोग खा लेंगे, और जब पत्तले फेंके जाएंगे तो इसमें से कब हमें मिलेगा। आप सोचिए कि ऐसा तो जानवर या पशु इंतज़ार करते हैं, बाहर जो डोगी या कोई इस तरह के जानवर होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि फेंका हुआ जूठन हम खाएंगे या ये होगा, वो भी नहीं करते। लेकिन ये व्यवस्था, ये सिस्टम इस भारत में इंसानों ने जिया है। वो कह रहे हैं कि मेरी माँ या मेरे घर पे कभी कड़ी नहीं बनी। जानते हैं, साहित्यकार, एक प्रोफेसर, वो ये कह रहा है कि मेरे घर पे कभी कड़ी नहीं बनी। पूछा गया क्यों नहीं बनी कड़ी, उसने कहा कि कड़ी अगर बनी होती तो कड़ी देखकर मेरी माँ को उल्टी आ जाती थी। यानी जैसे वो मल उठाकर लाती थी लोगों के घरों से, बटोर कर लाती थी, तो कड़ी जो होती थी बिल्कुल सेम उसकी तरह होती थी। तो कई बार ऐसा लगता था कपड़ों पर या हाथ पे गिर गई तो वो कड़ी ना होकर के वो मल है। इस तरह की जो व्यवस्था है, ये आप इमेजिन करके ही आपको लग रहा है कि कितनी घृणास्पद है। लेकिन भारत के अंदर ये सिस्टम आज भी है। लगभग 75 जनपद तो ऐसे हैं भारत में आज भी, जहाँ पे आज भी सर से मैला ढोने की राज्य है, जहाँ पे कुछ गाँव में आज भी मल जो है सर पर ढोया जाता है। जबकि ये एक राष्ट्रीय कानून बना हुआ है कि ऐसा गलत है या अमानवीय है, पर फिर भी ऐसा होता है, जबरदस्ती भी लोगों से ढुवाया जाता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा है वो इस भारतीय जातीय तो जो है उसको बाहर लाती है, उजागर करती है, लोगों को बताती है कि आज भी भारत के अंदर ऐसा सिस्टम है और इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए। मानवता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम सब मानव हैं, ऐसी ऊंच नीच की बात का आज कोई मतलब नहीं बनता। उनकी कविता और एक ठाकुर का कुआं, वो काफ़ी इस वर्ष जो है सुर्खियाँ बटोर रही है। समाज में कई जो है विवाद पैदा हुए हैं इस कविता को लेकर, पॉलिटिक्स में स्पेशली। देखिए, जो उन्होंने जातिवाद को देखा, झेला, उसको उन्होंने कविताओं में उकेरा, अपने दर्द को उकेरा। और जो ठाकुर का कुआं है वो वास्तव में उनका एक नाटक है, ठाकुर का कुआं, जिसमें एक महिला और उसके जो लोग हैं, घर परिवार और ये जो दलित समुदाय है, वो कहते हैं कि तुम उनके कोई अगर वो उनकी बेगारी करने से जब मना कर देते हैं, संविधान लागू हो जाता, तो कहते हैं कि अब तो कानून बन गया, हम अगर मजदूरी करेंगे तो उसका पैसा लेंगे। और वो पैसा लेने की वजह से वो कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे काम, हम तुम्हारा मरा हुआ जो वो जानवर है उसको हम उठा के नहीं डालेंगे। तो ठाकुर को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि इनकी इतनी औकात की ये मरा हुआ गाय खुद नहीं उठाएंगे और हमसे उठवा रहे हैं, यानी कि हम ऊंची जाति के होते हुए। यहाँ पे ठाकुर का मतलब है जातिवाद, एक नाम लिया गया है, एक वर्ग, किसी वर्ग को टारगेट नहीं किया गया। हाँ, एक ऐसा जातिवादी वर्ग का नाम उन्होंने ठाकुर रखा है यहाँ पर। तो ठाकुर कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मरा हुआ जानवर नहीं उठाओगे, लो ठीक है। तो वो क्या करता है, रात में मरा हुआ जानवर इन दलितों के कुएं में डलवा देता है, जहाँ से दलित जो है कुएं से पानी पीते हैं। उस कुएं का पानी इतना जहरीला हो जाता है कि उसको पी करके लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। फिर बाद में लोगों को समझ में आता है कि इस कुएं की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, और बंद कर देते हैं। लास्ट में रास्ता बचता है कि वो ठाकुर के कुएं से पानी ले, क्योंकि वहीं पर पानी शुद्ध बचता है। और वो फिर लाठी लेकर खड़ा होता है कि पहले जाकर मेरे खेत में बेगारी करो, फिर तुम्हें मेरे कुएं से पानी पीने को मिलेगा। वहाँ महिलाओं का शोषण या उनके साथ किस तरह की भी डिमांड करी जाती है, महिलाएं नहीं करती हैं, तो वहां से महिलाएं भागकर फिर पंडित के मंदिर में जाती हैं, शायद पुजारी हम पे दया कर दे और पानी दे दे। तो पुजारी भी उन महिलाओं की आबरू पर हाथ डालता है। ये वहां की सच्चाई को उन्होंने ठाकुर के कुएं के माध्यम से, नाटक भी इस पर लिखा गया और कविता भी इस पर लिखी गई। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर जो साहित्यकार हैं दलितों को, उनको नहीं पढ़ा जाता है या उनसे जो है हटा दी जाती हैं वो पुस्तकें उनकी। क्या यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद हो रहा है उन कवियों के साथ में? अरे देखिए, आप ये सोचिए, गांव से लेकर के जो विश्वविद्यालय हैं, हर जगह जातिवाद है। विश्वविद्यालय में क्यों जातिवाद है कि विश्वविद्यालय में लोग बराबरी पर आ गए हैं शिक्षा प्राप्त करके। क्योंकि कोई किसी का पिता झाड़ू लगाता था या मैला उठाता था, आज उसका बच्चा शिक्षित होकर सूट वूट पहनकर उनकी बगल में बैठकर प्रोफेसर बन रहा है, या फिर उनके बगल में बैठ करके बाबूजी बन रहा है। तो उन्हें ये लगता है कि इसका बाप तो मेरे पापा की जूठन खाता था, लेकिन अब इसका बेटा मेरे बराबर में आकर बैठ रहा है। तो क्या है, एक ही पीढ़ी के अंदर जो ये सिस्टम चेंज हुआ है, ये उनकी सहनशक्ति से बाहर है, और उनके लिए ये बहुत बड़ी मरोड़ है पेट में कि ऐसे लोग जो हमारे घर के बाहर खड़े होते थे, इंतजार करते थे कि हमारे पाएं लागू कहते थे, आज वो यहाँ बैठ करके बराबर में हमें उन्हें बॉस कहना पड़ता है, यस सर कहना पड़ता है। तो जो चीज़ें पाएं लागू बाबूजी, पाँव लागू पंडित जी, पाँव लागू ठाकुर जी करके जो हमारे सामने ये करते थे, आज वो इधर से उल्टी जा रही है, यस बोस यस सर। तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं दर्द का कारण है, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कर देंगे तो क्या होगा कि वो पूरी आने वाली पीढ़ी तक की प्रगति को रोक सकते हैं।
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा कोशिश करते हैं। और उनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की उनके आज परिनिर्वाण दिवस पर एक बहुत बेहतरीन कविता जो शायद आप सब लोगों को कुछ हद तक जानकारी भी हो, मैं उस पर कुछ बोलना चाहूँगी। तब तुम क्या करोगे, एक बात वो बोलते हैं, जब उनके ऊपर जातिवादी लोग हमला करते हैं तो वो पलट कर जवाब देते हैं, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें धकेल कर गाँव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए, कुएं से धुतकार कर फटकार कर चिलचिलाती धूप में भगा दिया जाए, तब तुम क्या करोगे। मरे जानवर को खींचकर ले जाने के लिए कहा जाए, परिवार में तुम्हें तुम्हारे परिवार के सामने नग्न करके तुम्हें अपमानित किया जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए स्कूल, कॉलेज और मंदिर के दरवाजों तक, तब तुम क्या करोगे। रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त जब तुम्हारा मन करे और जब हमारा मन करे हम तुम्हारा घर फूंक दें और तुम्हें रोने को सड़क पर बिलखता छोड़ दें, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर भूख से जूझना पड़े, पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे। भोजन पड़े नई नवेली दुल्हन को। आप सोचिए कि नई नवेली दुल्हन अपने घर बाद में जाती थी। दलितों की स्थिति यहाँ तक दयनीय रही कि नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ बाद में जाती थी। पहले 3 रात शुद्धिकरण के नाम पर ठाकुर और ब्राह्मण के घर में रात गुजारती थी। तब वो कह रहे हैं अगर तुम्हारी दुल्हन के साथ ऐसा हम करें तो तब तुम क्या करोगे। ये दर्द है। यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मान कर बंधुआ छीन लिए जाएं अधिकार सभी, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाएं गौरव में इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, तब तुम क्या करोगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जब हम पढ़ते हैं तब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हमें एहसास होता है कि भारत में एक वर्ग को क्या दशा में रखा गया होगा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये कविताएं, उनकी रचना, उनकी आत्मकथा इस देश के जातिवाद को ऐसे ही सामना करके उन्हें सुधार करने के लिए प्रेरित करती रहेगी और हम सब भी उनसे प्रेरणा लें। और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं कि ऐसे महान शख्सियत हमारे समाज में ज़रूरत है, देश में ज़रूरत है, वो जन्मते रहे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक बात और कहते हैं कि मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत और तुम्हारी माँ ने जने सब बामण ही बामण। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तुम्हारी माँ की और मेरी माँ की प्रजनन प्रक्रिया और जन्म देने की प्रक्रिया बिल्कुल बराबर एक जैसी है। यदि तुम 9 माह में ना पैदा होकर 10 माह में होते तो मैं मान लेता कि तुम मुझसे बड़े हो, या तुम जन्म पेट में से ही 1 माह मुझसे बड़े होकर आए हो। लेकिन तुम्हारी माँ की प्रक्रिया भी 9 माह की और मेरी भी 9 माह की है, तो तुम बड़े और मैं नीच कैसे हो गया। इसका मतलब तुमने सिस्टम जन्म होने के बाद बनाया और इस सिस्टम को मैं ठोकर मारता हूँ, लात मारता हूँ और इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जातिवाद को दफन होना ही पड़ेगा।